अच्छा जी, अब हम लोगों ने बात करनी है कि अल्ट्रासाउंड को कैसे और कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहली बात ये है, जो हमने बुक में आगे भी ऑलरेडी हेडिंग लिखी हुई है कि अल्ट्रासाउंड को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोज करते हैं और कंफर्म करते हैं प्रेगनेंसी की वायबिलिटी को। वायबिलिटी का क्या मतलब है अभी मैं बताती हूँ बेटे। तो नंबर 1 हम लोगों ने डायग्नोज करना है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, और दूसरा प्रेगनेंसी की वायबिलिटी को भी यहीं पे हम लोग डिटेक्ट कर रहे होते हैं। मैं आपको एक सीक्वेंस बताती हूँ, आसान सा सीक्वेंस बताती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक वुमेन का जो पीरियड्स हैं वो मिस्ड होते हैं, ठीक है। उसके मिस्ड पीरियड्स होते हैं, यानी उसको 17, 18, 19 को होने थे, नहीं हुए, 2-3 दिन गुजर गए और उसने घर में अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, यूपीटी किया, और वो यूपीटी पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। और आपको पता है यूपीटी कब पॉजिटिव आता है, जब एचसीजी के लेवल ज़्यादा हों, ऐसा ही है ना। और ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है आसान लफ्ज़ों में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेगनेंसी वाइबल हो। इसका क्या मतलब है, यूपीटी पॉजिटिव आता है तो वो हमारे पास आती है, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास आती है। अब गायनेकोलॉजिस्ट क्या करती है कि वो कहती है कि जी तुम्हारे पीरियड्स कब होने थे, कब मिस हुए हैं। अगर तो 5 हफ्ते गुजर गए हैं, ठीक है, तो बेटे वो सबसे पहले क्या करती है, अल्ट्रासाउंड करती है। अल्ट्रासाउंड वो इसलिए करती है ताकि वो यूट्रस के अंदर क्या देख सके, जेस्टेशनल सैक देख सके, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप लोगों ने समझना है कि सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट क्या करती है, जेस्टेशनल सैक देखती है, जो कि 4 to 5 वीक्स पे यूट्रस में नज़र आ रही होती है। क्योंकि आपको पता है कि जब जायगॉट बनना है और एम्ब्रियो, तो वो 5वें 6ठे दिन और 2 हफ्ते में हमने कहा कि वो यूट्रस पे आके प्लांट हो जाता है। तो चौथे हफ्ते तक यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है, एक प्रॉपर जेस्टेशनल सैक बन चुकी होती है। तो जब वो हमारे पास अल्ट्रासाउंड के लिए आएगी तो हमने एज अ गायनेकोलॉजिस्ट सबसे पहले उसकी जेस्टेशनल सैक देखनी है, यूट्रस में है या नहीं है। यूजुअली ये नज़र आती है 4 to 5th वीक के ऊपर। फिर बेटे हम देखते हैं कि इसी जेस्टेशनल सैक के अंदर ना फीटल पोल बनता है, जिसको हम कहते हैं यॉक सैक, ठीक है। ऑलमोस्ट 5th वीक पे ये यॉक सैक भी नज़र आती है। और अगर वुमेन कह रही है कि उसका 6th वीक है, तो फिर हमने फीटल कार्डियक एक्टिविटी या फीटल हार्ट एक्टिविटी देखनी है, जो 6 वीक्स पे बच्चे का हार्ट बीट होता हुआ नज़र आना चाहिए। अब यहाँ मैं आपको 2-3 केसेस बताती हूँ, ठीक है। केस 1 ये है कि एक वुमेन है, उसके पीरियड्स मिस हो गए हैं। अब उसके जो पीरियड्स मिस हुए हैं और तकरीबन समझ लें 5 वीक्स गुजर गए हैं, और वो हमारे पास आती है कि जी घर में यूटीपी किया तो वो तो पॉजिटिव था, अब फर्दर आप चेकअप करें। हम इसका अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम देख रहे हैं कि हमें या 6th वीक कह लो, ठीक है बेटे, 6th वीक कह लो। मैंने अल्ट्रासाउंड किया, मुझे जेस्टेशनल सैक तो नज़र आ गई, मुझे उसके अंदर यॉक सैक तो नज़र आ गई। 6th वीक पे और क्या नज़र आना चाहिए, फीटल कार्डियक एक्टिविटी। तो मुझे फीटल हार्ट एक्टिविटी या फीटल कार्डियक एक्टिविटी नहीं मिली। क्या मतलब है इस बात का, ठीक है। सेम मैं कह रही हूँ, 6th वीक पे वुमेन आ रही है, घर में यूटीपी पॉजिटिव था, अल्ट्रासाउंड किया, मेरे पास आ रही है, मैंने देखा 6th वीक पे जेस्टेशनल सैक तो है लेकिन यॉक सैक नहीं है, फीटल कार्डियक एक्टिविटी भी नहीं है। फिर रिवाइज करते हैं, यही वुमेन है 6th वीक पे आपके पास आ रही है और केस ऐसे बना कि उसका यूटीपी पॉजिटिव है, लेकिन जब मैंने उसका यूट्रस देखा तो यूट्रस बिल्कुल एम्प्टी है। ये 3 अलग केसेस हैं, ठीक है। अब इन केसेस की क्या डायग्नोसिस है बताती हूँ, एमसीक्यू में नहीं आता, ये रियल लाइफ में ये तीनों केसेस मैंने खुद देखे, घर में भी देखे, अपनी बहन के साथ भी ये केस देखा, अपनी दोस्त की बहन के साथ भी सेम ये केस देखा, अपनी ओपीडी में भी बहुत दफ़ा ऐसे केसेस देखे। तो बेटे ट्रांस वजाइनल स्कैन फिर हम लोग इनका करते हैं, और ये ट्रांस वजाइनल स्कैन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अर्ली प्रेगनेंसी डिज़ॉर्डर्स को डिटेक्ट करने में। अब ये अर्ली प्रेगनेंसी डिज़ॉर्डर्स क्या हो सकते हैं, नंबर 1 ये वाला जो केस मैंने आपको बताया कि जिसमें वो आपके पास 6th से लेके 8th वीक तक फीटल कार्डियक एक्टिविटी आ जानी चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं 2 हफ्ते बाद आना, 8th वीक पे दोबारा चेक करेंगे। अगर 8th वीक तक वो है और जेस्टेशनल सैक पॉजिटिव है, बीच में हमारे पास यॉक सैक भी बनी हुई है, लेकिन फीटल कार्डियक एक्टिविटी 8th वीक तक नहीं आई है, तो इसको हम लोग कहते हैं मिस्ड मिसकैरेज। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट या मिस्ड मिसकैरेज। और इसमें हम उसे कहते हैं या तो वो अबॉर्ट करा दे या ये खुद ही टर्मिनेट हो जाएगी प्रेगनेंसी, ठीक है। नंबर 2,
समटाइम ऐसे हो सकता है कि 6th वीक पे वो आपके पास आई है और जेस्टेशनल सैक तो है लेकिन यॉक सैक नहीं बना, यानी फीटल पोल ही नहीं बना, और ज़ाहिर फीटल कार्डियक एक्टिविटी भी नहीं आएगी। तो इस चीज़ को कि जिसमें यॉक सैक ही नहीं बनती है, इसको हम लोग कहते हैं ब्लाइटेड ओवम, यानी हम कहते हैं फीटस है ही नहीं, सिर्फ जेस्टेशनल सैक है, तो दिस इज़ नोन एज ब्लाइटेड ओवम। समटाइम ऐसे होगा कि वो घर से अपना टेस्ट करके बड़ी खुशी खुशी आ रही है, हमारे पास आ रही है, और हम देख रहे हैं जेस्टेशनल सैग भी नहीं है, यॉक सैग भी नहीं है, और फीटल कार्डियक एक्टिविटी कहाँ से आएगी? बिल्कुल यूट्रस एम्प्टी है। इसका मतलब है प्रेगनेंसी तो है लेकिन वो यूट्रस में नहीं है, और यूट्रस में नहीं है तो दिस इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को मैं फर्दर रूल आउट करूंगी। इसमें मुझे इम्पटी यूट्रस मिलेगा, एडिनेक्सल मास मिलेगा, और पाउच ऑफ डॉगलास में फ्लूइड मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको गायनी में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो ये फ़ायदा होता है अल्ट्रासाउंड का इन द फर्स्ट विजिट। जब वो हमारे पास आती है तो हमने प्रेगनेंसी की वायबिलिटी देखी है। अगर तो ये तीनों चीज़ें इतने टाइम पे आ गई हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, या वो मिस्ड कैरेज है, या वो ब्लाइटेड है, या एक्टोपिक है, तो अल्ट्रासाउंड हमें प्रेगनेंसी की वायबिलिटी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। गॉट इट। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कि यही जो अल्ट्रासाउंड है, दूसरी हेडिंग जो है, अच्छा सांस ले लेती हूँ। दूसरी हेडिंग ये है कि ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये आपको डिटर्मिन करने में हेल्प करता है। क्या डिटर्मिन करता है? एज डिटर्मिन करने में हेल्प करता है। उसके बाद फीटस की जो ग्रोथ वगैरह है उसको डिटर्मिन करने में हेल्प करता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितना अर्ली हम जेस्टेशनल एज काउंट कर लेना उतना ही अच्छा होता है, और फिर हम उससे आगे चलते रहते हैं। जितना लेट करें वेरिएशंस आ जाती हैं और हम प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो यही लिखता है आपकी बुक में कि अराउंड 20 वीक्स तक जेस्टेशनल एज को अगर एक्सेस कर लिया जाए तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। और 20 वीक्स तक किन पैरामीटर्स के थ्रू हम करते हैं? हमने कल भी बात की 11 से 13+6 तक अगर हमें करना है तो हम क्राउन रम्प लेंथ की बेस पे करते हैं, और 14 से लेके 20 तक हम क्या करते हैं? हेड सर्कमफेरेंस की बेस पे करते हैं। लेकिन इसके साथ दो एडिशनल चीज़ें, जैसे कि आपके पास बायपैराइटल डायमीटर हो गया, या फिर जो पेशेंट है उसका एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस हो गया, इनको मिला के किया जाए तो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलते हैं। जितना जल्दी आप कर लें उतना बेहतर है। वो कहता है कि अगर आप अर्ली क्राउन रम्प लेंथ से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दिस के 20 वीक्स के बाद आपको बायपैराइटल डायमीटर से करना पड़े। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि लेटर इन द प्रेगनेंसी, जब 28 हफ्तों की प्रेगनेंसी हो गई है तो लेटर इन द प्रेगनेंसी हम ना दो चीज़ें करते हैं। एक हम एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस मेजर करते हैं, एक हम हेड सर्कमफेरेंस मेजर करते हैं, प्लस इसमें दो चीज़ें और, प्लस बायपैराइटल डायमीटर और प्लस बेटे फीमर की लेंथ। ये चारों पैरामीटर्स हमें हेल्प करते हैं फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन फाइंड आउट करने में। मैंने कहा अर्ली अगर आपने बच्चे की जेस्टेशनल एज फाइंड करनी है ना, तो जेस्टेशनल एज फाइंड करने के लिए आपको कौन हेल्प कर सकता है? जेस्टेशनल एज के लिए आप अल्ट्रासाउंड के ऊपर क्या देखेंगे? क्राउन रम्प लेंथ देखेंगे, या आप उसका हेड सर्कमफेरेंस देखेंगे, या बाद में हमने कहा जो बायपैराइटल डायमीटर है वो भी हेल्प कर सकता है। लेकिन लेटर इन द प्रेगनेंसी अगर आपने देखना है कि कहीं बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट तो नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, तो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखने के लिए हम चार पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं: एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस, बायपैराइटल डायमीटर और फीमर की लेंथ। अब बेटे इसके ना बड़े खूबसूरत से चार्ट हम लोग ना ऐसे ड्रॉ कर रहे होते हैं, हमारे पास चार्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे करके चार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस और यहाँ पे उसका वीक्स का टाइम होगा, या हेड सर्कमफेरेंस यहाँ उसके वीक्स मेंशन होंगे। वो मुझे बता देंगे कि 28 वीक्स पे इतना था, 30 वीक्स पे इतना था, 32 वीक्स पे इतना था। ठीक है, ये इसका एक 95th परसेंटाइल होता है और 5 परसेंटाइल होता है। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए और इससे नीचे नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 28 पे ना उसका यहाँ पे 22 रीडिंग है तो इतना था, फिर वो कह रहे हैं इतना था, फिर इतना। अगर ये इसके बीच में ही है ना तो मैं कहूँगी नॉर्मल ही है। लेकिन सिर्फ एब्डोमेन को नहीं देखना ना, वो चारों पैरामीटर्स आपको गिवन होते हैं। मेरे पास चार्ट है, मैं दिखाऊंगी, और आपने उसको ना लेबल करना होता है, अलग पूरा चैप्टर है, हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, अगर तो वो यहाँ इन लाइनों के अंदर ऊपर और नीचे परसेंटाइल के अंदर अलाइंड हो जाता है ना, मार्क हो जाता है हर वीक के ऊपर, तो नॉर्मल है। लेकिन अगर बेटे वो इससे नीचे आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक वीक पे यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है, और इसी तरह ये एक वीक पे 10 था, 10 था, 10 था, 10 था, 10 था, तो हम कहेंगे रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है। अब ये रिस्ट्रिक्शन सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, ये हमने डिटर्मिन करना होता है इन दोनों को कंपेयर करके। ठीक है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के बाद हम देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब है कि हेड सर्कमफेरेंस भी कम है, बॉर्डर लाइन से नीचे ही है, और एब्डोमिनल
एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस भी नीचे ही है, ठीक है। एसिमेट्रिकल का ये मतलब होता है कि स्पेयर हुआ हुआ एक पार्ट, यानी या तो सिर्फ हेड बड़ा हो रहा है और एब्डोमेन ठीक है, या सिर्फ एब्डोमेन बड़ा हो रहा है और हेड ठीक है। अब उसकी ना उसने एग्जांपल भी दी है, उसने कहा कि अगर पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया है या न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है तो उसमें क्या होता है आपको पता है, न्यूट्रिशन और ब्लड फ्लो हमेशा, या बच्चे के अंदर ब्लड फ्लो खराब है तो ब्लड किधर मेंटेन रहता है, ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट होगा, ब्रेन की तरफ जो है वो फ्लो जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, बाकी ऑर्गन्स में नहीं जाएगा, एब्डोमेन में नहीं जाएगा, तो एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस कम हो जाएगा और हेड सर्कमफेरेंस हम देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। कब? हाइपोक्सिया में, ड्यू टू ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट। और अगर दूसरी तरफ हम लोग देखें मैक्रोस्मिया में, या अगर मदर जो डायबिटिक मदर है उसमें क्या होता है कि बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, और सॉरी एब्डोमिनल हाँ हेड सर्कमफेरेंस बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसका जो एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो इंसुलिन का कुछ इफेक्ट जो है वो उसकी बच्चे के लिवर के ऊपर हो रहा होता है और फैट के ऊपर, तो उस वजह से उसका एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस बढ़ता रहता है, हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मल रहता है। किस में? डायबिटिक मदर के बच्चे में। तो ये एसिमेट्री आ जाती है। तो फीटल ग्रोथ को भी डिटर्मिन करना फिर सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल है ये डिसाइड करना। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज एक चीज़ होती है, एक फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, आगे पूरा चैप्टर है वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ खपने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि अल्ट्रासाउंड की मदद से हम लोग जेस्टेशनल एज और फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन में हमने ये पैरामीटर्स लेने होते हैं और हर वीक कंपेयर करना है और देखना है ये कहाँ अलाइन कर रहा है। अगर तो ये सेंटाइल्स के बीच में है, जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, तो फिर हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं है अगर सेंटाइल्स के बीच में। लेकिन अगर नीचे आना शुरू हो गया तो फिर हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड है। अगर नीचे आके भी ना कंटिन्यूसली बेटे वो ऊपर जा रहा है लेकिन एक एवरेज वैल्यू से कम है तो दैट इज़ स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। लेकिन अगर यूँ कांस्टेंट हो गया या नीचे जाना शुरू हो गया तो फिर वो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है। फिर रिस्ट्रिक्शन को हम कंपेयर करते हैं कि एब्डोमिनल और हेड सर्कमफेरेंस में कितना डिफरेंस है, दोनों नीचे जा रही हैं, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, एक नॉर्मल है, एक नीचे आ रही है। फिर उस बेस पर हम देखते हैं कि इनका क्या इफेक्ट चल रहा है। थोड़ी सी चीज़ें ऑप्स के अंदर मुश्किल हैं लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि हमें अल्ट्रासाउंड किस तरह से जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है।